नमस्कार, शाम की 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। तालिबान कितना खतरनाक है ये कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता कि तालिबान कितना क्रूर है। कौन नहीं जानता कि शरिया की आड़ में तालिबान ने दहशत का कैसा दयार बना दिया है। इस बात को कौन नहीं जानता कि तालिबान की ओर से बंदूक उठाए लोग किस कदर वहशी हैं। सब जानते हैं मगर सब मानते नहीं हैं। अलग अलग जगह से ऐसी कई आवाजें सुनाई दी हैं जिनमें तालिबान के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। अपने ही देश में कई लोगों ने कहा है कि तालिबान ने जो किया ठीक किया। कुछ ने समर्थन किया है और कुछ ने बधाई तक दे दी। अब सवाल यही है कि आखिर कितने तालिबान हैं। देखिए। बेशक इन दिनों इंसाफ के वास्ते छटपटाते मुल्क का नाम अफगानिस्तान हो। बेशक कौम के नाम पर खौफ के साए में धड़कते हुए मुल्क का नाम अफगानिस्तान हो। बेशक आसमानी कानून की ओट में इंसान होने की न्यूनतम मर्यादा को लांघ जाने का नाम अफगानिस्तान हो। बेशक दीन के नाम पर एक जीते जागते मुल्क को दोज़ख बना दिया गया हो, लेकिन उस तालिबान से भी कुछ लोगों को मोहब्बत है। समाजवादी पार्टी के सांसद को तो तालिबानी क्रांतिकारी लगते हैं। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा। पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आजाद रहना चाहते, अपने देश को आजाद कराना चाहते। तो शफीकुर रहमान ये कह गए कि जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, वैसी ही लड़ाई अमेरिका से मुल्ला बरादर, हिब्बतुल्लाह और जबीउल्लाह लड़ रहे हैं। तो अपने देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं। तो शरिया को अपने सितम का ताज समझने वालों की शान में शफीकुर रहमान ने अपने अल्फाज का रंग गाढ़ा कर दिया। बिल्कुल सफेद बयान, लेकिन इस बयान ने बवाल मचा दिया। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को, किसी सांसद और विधायक को तालिबान के समर्थन में बयान देना पूरी तरह से अनुचित है, गैर जिम्मेदाराना है। बीजेपी तो इंतजार में ही बैठी थी कि शरिया के नाम पर इंसानों की गर्दन उतार देने वालों के समर्थन में कोई कुछ कहे तो सही। समाजवादी पार्टी के मुखिया को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। ये प्रदेश का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है कि उनके सांसद ने हमारे क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनकी तुलना उन्होंने आतंकियों से कर दी। आतंकी विचारधारा आपकी है, ये सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं की विचारधारा आतंकियों से मिलती है। ये आईएसआईएस का परिचय है कि फिर से कोई आईएसआईएस को तैयार करके उत्तर प्रदेश या देश के अंदर लाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। जिस तरह का बयान उन्होंने तालिबान के फेवर में दिया है। सियासी हंगामा मचा तो शफीकुर रहमान को समझ आया कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करना एक संवेदनशील विषय है। किसी भी मुल्क का यूं बेबस हो जाना एक संवेदनशील विषय है। लोगों का जान बचाकर भागना, रिरियाना और तड़प के मर जाना एक संवेदनशील विषय है। और जब समझ आया तो शफीक साहब अपने बयान से पलट गए। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैं कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में ये बात। सियासी जमातों की दुनिया में बयानों से पलट जाना न पहली बार हुआ है न आखिरी बार। नया बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब तक शफीकुर रहमान पलटते तब तक मुकदमा दर्ज हो चुका था, वो भी देशद्रोह का। भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं
अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी एफआईआर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हालांकि शफीकुर रहमान कहते हैं कि उन पर ये मुकदमा झूठा दर्ज किया गया है, लेकिन कहने को क्या है, कोई कुछ भी कहे, कलम तो चल चुकी है। लेकिन अकेले शफीकुर रहमान ही नहीं है जिन्होंने तालिबान की शान में कसीदे पढ़े। तालिबान के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी तालिबान की हौसला अफजाई की है। और इस बात पर आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी इस इस्तिकामत ने और उसके नतीजे में अल्लाह के फजल से हासिल होने वाली फतह कामरानी ने पूरी दुनिया के मजलूम और दबे कुचले तबकों के हौसलों को यकीनन बढ़ाया है। आने वाले दिन इंशाअल्लाह सबके लिए अच्छी खबरें लाएंगे। लेकिन नोमानी का बयान शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को चुभ गया। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है और उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम तंजीमें खुशी मना रही हैं, बड़े ही अफसोस की बात है। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से जबरदस्त तरीके से तालिबान की मजम्मत करता हूं। पता नहीं कौन है वो लोग जिन्हें नहीं दिखते वो कट्टरपंथी जो इंसानियत के बुनियादी उसूलों को भूलकर जमहूरियत की गर्दन उतार कर चौराहों पर टांग देते हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ के साथ आज तक ब्यूरो। शफीकुर रहमान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तालिबान के प्रति प्रेम हो सकता है कि मन की भावना के तौर पर निकल गया हो, मगर सच्चाई यह है कि इन बयानों के मायने आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी छाप छोड़ेंगे, क्योंकि यूपी की सियासत में तालिबान की एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री के साथ बढ़त बनाने के लिए योगी सरकार ने एक अहम फैसला कर लिया है। यह फैसला है यूपी में अलग अलग जगहों पर एटीएस की यूनिट बनाने का, यानी यूपी के चप्पे चप्पे की निगहबानी अब एटीएस की ओर से की जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबानी दहशत का माहौल बना तो यूपी की सियासत में तालिबानी एंट्री शुरू हो गई। योगी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एटीएस की एक नई यूनिट बनाने का बड़ा फैसला लिया तो सियासत आतंकवाद से होते हुए तालिबान तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको बताते हैं योगी सरकार का वो फैसला जो आने वाले वक्त में सूबे के सियासी माहौल को और गर्म करेगा। योगी सरकार ने यूपी के कई इलाकों में एटीएस की नई यूनिट बनाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत देवबंद से होगी। देवबंद के अलावा मेरठ, जेवर, बहराइच और श्रावस्ती में नई यूनिट खुलेगी। यूनिट खोलने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। एटीएस की यूनिट के लिए देवबंद में 2000 वर्ग मीटर का इलाका तैयार है। देवबंद के बाद जेवर एयरपोर्ट के सामने एटीएस के दूसरे बड़े ट्रेनिंग सेंटर के लिए करीब 3.5 एकड़ की जमीन भी तैयार की गई है। पूरा खाका जरूरत और जमीन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। जहां पर ज्यादा जमीन मिलेगी वहां कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। वहीं कई इलाकों में स्पॉट यूनिट और नॉर्मल यूनिट को तैयार किया जाएगा। एटीएस के द्वारा विभिन्न जगहों पे भूमि का चयन करके भूमि अधिग्रहित भी की गई है, जिसमें कि मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती तथा आने वाले नए जेवर एयरपोर्ट, देवबंद तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पे जो कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से आवश्यक तथा संवेदनशील है, यहाँ पर एटीएस की नई यूनिट खोली जा रही है। देवबंद के कमांडो सेंटर से देवबंद, सहारनपुर, मेरठ तक का एरिया कवर हो सकेगा। मेरठ में भी एटीएस की स्वास्थ्य टीम पहले से तैनात है। इसके अलावा एटीएस की एक टीम नोएडा में हर वक्त रहती है, लेकिन नोएडा के जेवर और देवबंद में एटीएस के 2 कमांडो सेंटर बनने से पश्चिमी यूपी का पूरा एरिया कवर हो जाएगा।
जिससे संदिग्ध आतंकियों पर नजर रखने और उनके छानबीन में एटीएस को आसानी होगी। आदरणीय योगी सरकार जहां उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार आज एटीएस का गठन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षित भी रखना है। एक देवबंद ही नहीं, कोई भी बंद हो वहां खोल देंगे हम जाके। एटीएस खोलने में हमें कितनी देर लगती है? मामला आतंकवाद पर चोट और एटीएस को मजबूत करने का था, लेकिन सियासत तालिबान तक पहुंच गई, जिसकी शुरुआत शलभ मणि त्रिपाठी के ट्वीट के साथ हुई। तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की यहाँ तैनाती होगी। देवबंद को अगर एटीएस का कमांड सेंटर बन रहा है तो उसको गलत भाव से कोई अलग प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। देवबंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर इस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। जहाँ संदिग्ध गतिविधि है वहाँ पे कमांड सेंटर बनेगा तो इसका वेलकम होना चाहिए, इसके लिए बधाई देना चाहिए, तो और अच्छी बात है। यूँ तो देवबंद या यूपी के किसी शहर का कोई तालिबान कनेक्शन नहीं है, लेकिन सूबे का मौसम सियासी हो चला है। ऐसे में सरकार और विपक्ष आर पार के लिए तैयार हैं। इसमें कहाँ से सांप्रदायिकता हो गई भैया? वो कोई सांप्रदायिक सेंटर बन रहा है क्या? वो तो सबके लिए बन रहा है ना। या वहाँ पे कोई अपनी मोनोपोली तय कर ली है कि साहब वहाँ पे ये चीजें हो ही नहीं सकती जो काम की मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के होंगे। देवबंद को लोग जानते हैं, सारी दुनिया में जानते हैं कि वो एक मुसलमानों के शिक्षा का एक केंद्र है। वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वही एटीएस का मुख्यालय खोला जाए या सेंटर खोला जाए, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। योगी सरकार के इस फैसले को विरोधी सीधे यूपी चुनाव से जोड़ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक कारणों से ही वहाँ वो चुन रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पर मुस्लिम धर्म, सामाजिक सौहार्द वातावरण की शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर कर रहे हैं कि एक दहशत का माहौल पैदा किया जाए। नहीं तो लखनऊ हेडक्वार्टर है, यहाँ उसको सेंटर बनाना चाहिए। ये बहुत खेद की बात है। और मैं आपको बता रही हूँ, चुनाव के पहले इस प्रकार की और भी घोषणाएं और नीतियां और ये घटनाएं होने वाली है, इसलिए जनता को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। बहरहाल सरकार ने सियासत के बीच तेजी से एटीएस सेंटर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए यूपी के संवेदनशील इलाकों को चुना गया है, जहां से संदिग्ध गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में एटीएस तालिबानी सोच के खिलाफ फुल एक्शन में नजर आने वाली है। वहीं भारत सरकार लगातार तालिबान में चल रहे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, जहां भारत के सामने सबसे पहले चुनौती वो देशवासी हैं जो कि अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। मंथन चल रहा है कि कैसे भारतीयों को बचाना है। मंथन चल रहा है कि तालिबान की सोच पर कैसे चोट करनी है। अफगानिस्तान में तालिबानी कोहराम मचा हुआ है। इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की भी टेंशन बढ़ा दी है। सवाल अफगानिस्तान से भारत के रिश्तों का है, सवाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का है, सवाल औरतों का है, सवाल आतंकवाद का है, सवाल उन शरणार्थियों का है जो डर के साए में अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में मचे तालिबानी कोहराम के बीच हिंदुस्तान पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि 48 घंटे के अंदर 3 बार सीसीएस की बैठक हो चुकी है, जिसमें तमाम अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और काबुल से लौटे भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन शामिल हुए हैं। कल हुई बैठक में पीएम को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और आने वाले दिनों की चुनौतियों पर पूरी जानकारी दी गई। वहीं सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने मीटिंग में अफगानिस्तान को लेकर कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे हर भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की बात कही। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। पीएम का कहना है कि हमें अपने नागरिकों के अलावा मदद के लिए भारत की ओर देख रहे हमारे अफगान भाइयों और बहनों की भी मदद करनी चाहिए। भारत की पहली प्राथमिकता वो भारतीय हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में हैं।
अब तक करीब 190 लोगों को हिंदुस्तान एयरलिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं जो लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे इंजन बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं। यहाँ अभी खाने रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत खराब है। मैं भारत सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकाल लें। इसके अलावा भारत के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो तालिबान में चल रहे हैं। हालांकि तालिबान ने भरोसा दिया है कि भारत के किसी भी विकास के काम को अफगानिस्तान में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वहीं तालिबान ने ये भी साफ किया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत या दुनिया के किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। باید یادآور شوم که ما خواهم رفع قرار میدیم که بس نفع صلح و ثبات در افغانستان میدانیم. تمام جهت‌های مقابل همراه ما در مقابل بودن، از الف تا یا همه حرف هستند. तालिबान के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उस पर भरोसा करना आसान नहीं है। भारत को इस बात की आशंका है कि अफगानिस्तान एक बार फिर आतंक का गढ़ बन जाएगा। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी की अफगानिस्तान में मौजूदगी है। सूत्रों की माने तो उन्होंने कुछ गांवों में और काबुल में तालिबान के साथ अपनी पोस्ट बना ली है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पूरी कोशिश करेगी कि तालिबान को भारत विरोधी अपनी मुहिम में शामिल करे। तालिबान की जो सरकार है ये आतंकवादियों की सरकार है, ये सबसे पहली चीज हमको समझ लेनी चाहिए। और ये आतंकवादी बनाए किसने हैं? ये पाकिस्तान ने बनाए हुए, क्योंकि आतंकवादियों का सरगना ये पाकिस्तान ही है। दूसरी चीज ऐसी कि हम सबको पता है कि तालिबान जो आया है पावर में, वो शरिया लॉ के लिए और जोर जबरदस्ती से, जिस प्रकार के आतंकवादी तालिबान थे उसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से ये लोग पावर में आए हैं। पाकिस्तान शुरुआत से ही तालिबान का समर्थन करता आया है। वहीं चीन और रूस ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता देने के संकेत दे दिए हैं। इन हालातों में भारत को फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसी भी मुल्क का हक है कि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखे, अपने देश को सुरक्षित रखे, देशवासियों को सुरक्षित रखे। वो भरोसा बनाए रखे कि देश का नागरिक खौफ के साए में नहीं बल्कि आजादी के आकाश के नीचे सांस ले। लेकिन जब पड़ोस में तालिबान हो तो चिंतित होना जरूरी हो जाता है। यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब तालिबान की देखा देखी आसपास के मुल्कों और शहरों में भी तालिबान के नक्शे कदम दिखें। कहने के लिए तो तालिबान ने कहा है कि वो पहले जैसा नहीं रहा, मगर सच्चाई यह है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे? ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कितने तालिबान। शांति की बात करना अच्छा तो है, मगर बंदूकों के साथ करना सच्चा नहीं लगता। उल्लासित होकर उत्सव मनाना अच्छा तो है, लेकिन रॉकेट लॉन्चर के साथ करना सच्चा नहीं लगता। सच्चा लगे भी कैसे? तालिबान मतलब खौफ, तालिबान मतलब क्रूरता, तालिबान मतलब कोहराम। तो बंदर गुलाटी मारना छोड़ दे, शेर शिकार करना छोड़ दे या गिरगिट रंग बदलना छोड़ दे। कोई कहे तो कहे, मगर सच्चा नहीं लगता। और सच्चा क्यों नहीं लगता? उसकी नई तस्वीर बामियान से आई है। बामियान में मारे गए हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की मूर्ति तोड़ दी गई है। तालिबान ने 1995 में अब्दुल अली मजारी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मजारी के समर्थकों ने मूर्ति बनवाई थी। लेकिन 26 साल के बाद दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के तुरंत बाद तालिबान ने हजारी की मूर्ति को पल भर के भीतर नेस्तनाबूद कर दिया। बामियान ने अपनी क्रूरता का परिचय तालिबान में पहले भी दिया था। 2001 में तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के कहने पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बम से उड़ा दिया गया था। काबुल से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बामियान घाटी एक बौद्ध केंद्र थी। 6ठी शताब्दी में कई बौद्ध सन्यासी इस घाटी में रहते थे। कहा जाता है
कि बौद्ध सन्यासियों के साथ ही केंद्रीय अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बौद्ध कला और संस्कृति आई। लाल रेतीले पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों में रहने लायक गुफाएं बनाई गयी। बुद्ध की वो मूर्तियां भी इसी पत्थर से बनाई गई थी जिसे तालिबान ने ध्वस्त किया था। एक बार फिर वैसा ही किया गया है। ये अलग बात है कि तालिबान कहता है कि वो सुधर गया है। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को ऐसे दबाता है, किसी को गोली मारता है, किसी का सिर मुंडवाता है। तालिबान शरिया का हवाला देकर औरतों को गुलाम बनाता है, दीवारों पर लगी औरतों की तस्वीरों पर कालिख पुतवाता है। इसीलिए तालिबान तालिबान है, लेकिन तालिबान का असर आगे भी कई जगह है। पाकिस्तान से ही आई इन तस्वीरों को 2 दिन से लोग देख रहे हैं। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तालिबान समर्थकों ने ही तोड़ डाली थी। It is deplorable to see the statue of Maharaja Ranjit Singh Ji attacked in Pakistan. To make matters worse, the silence of the Pakistani authorities is even more deafening. पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बात सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है, बात है तालिबानी सोच के समर्थन की। ये सोच इंसानियत के विरुद्ध है और तालिबान लाख कहे कि वो बदल गया है, लेकिन कितना बदला है उसकी तस्वीरें सामने हैं। आज तक ब्यूरो। और कुछ लोग अपने ही देश में कह रहे हैं कि ये तालिबान सुधर गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अफगानिस्तान से, सीधे उसका हम रुख करना चाहेंगे। आपको बता दें, तालिबान की ओर से की गई फायरिंग में 3 लोगों की मौत की खबर है। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन में 3 लोगों की जान चली गई है। तालिबानी आतंकी की फायरिंग में गई है ये जान। और हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान का कर रहे हैं समर्थन। जलालाबाद में हुई है ये फायरिंग, जिसमें दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। चश्मदीद ने 3 लोगों के मरने का दावा किया है। हालात किस कदर वहां पर बुरे हैं, वहां पर कोई भी बाशिंदा अफगानिस्तान का रहना नहीं चाहता है। वो छोड़ देना चाहता है अपना वो मुल्क जिससे वो प्यार करता है। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं जो तालिबान के समर्थन में खड़ी हो रही हैं। 6 साल के तालिबानी राज में अफगानी महिलाओं ने जुल्म सितम की हदें देखी हैं। देखा है कि किस तरह बर्बर तालिबान ने उनकी बेटियों को घरों से वो उठा कर ले गए, किस तरह सिर्फ बुर्का न पहनने पर महिलाओं को मौत की सजा दी गई, सरेआम कोड़े मारे गए, सिर पर गोली मार दी गई। तालिबान ने काबुल पर कब्जे के बाद एक महिला गवर्नर को भी गिरफ्तार कर लिया है। So would you believe in the democratic vote though? So would people be allowed to vote in women politicians? तालिबानी नेता महिलाओं को आजादी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जब महिलाओं को सत्ता में भागीदारी की बात उनसे एक एंकर ने पूछा तो तालिबानियों की हंसी निकल आई। महिलाओं को सत्ता में भागीदारी के सवाल पर तालिबान की इस हंसी में ही सारा खेल छिपा है। साफ है कि तालिबानियों के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। The real fear is losing life, being abandoned, being locked in the houses, treating like slaves, and as well as taking everything that as a value a human is living with that from from them. I just been in touch with my friends, my colleague MPs, and journalists in all sectors. One of my friends were crying just right now that I've been to my job in the national TV. She's working. She's an anchor like you, but they abandoned her. And महिलाओं को उपभोग की सामग्री मानने वाले तालिबानी ब्यूटी पार्लर्स पर हमले कर रहे हैं, महिलाओं के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं। यही नहीं, तालिबान ने तो अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को भी गिरफ्तार कर लिया। सलीमा ने अशरफ गनी की तरह तालिबान के आगे सरेंडर नहीं किया। सलीमा मजारी अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत की चारकिंत जिले की गवर्नर है। तालिबान से जंग के लिए वो अपनी सेना खड़ी करने में लगी थी। सलीमा की गिरफ्तारी से साफ है कि तालिबान न सुधरा है और न सुधरेगा। इनका पावर एक ही चीज में है कि महिलाओं को दबाओ और महिलाओं का जो हक है उसको काटो।
शरिया कानून ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर। और शरिया कानून क्या कहता है कि कल ही एक उन्होंने फतवा जाहिर किया कि महिलाओं ने हील्स नहीं पहनने चाहिए, महिलाओं ने बालकनी में खड़ा नहीं होना चाहिए, महिलाओं के फोटोग्राफ्स आप ले नहीं सकते, महिलाएं सोशल मीडिया पर नहीं हो सकती, महिलाएं कामकाज नहीं कर सकती, महिलाएं स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती। ये सारी चीजें आपके जो शरिया कानून लाया है आपने, ये सारी महिलाओं के लिए लाया है। तालिबान का हाल ये है कि लड़कियां घरों में कैद रहें। जब से तालिबान काबुल में डेरा डाले है, तब से लड़कियां घरों से बाहर नहीं निकली। वजह साफ है कि वो तालिबान की फितरत से वाकिफ है। 1996 से 2000 के बीच किस तरह महिलाओं पर जुल्म हुआ, वो किसी से छिपा नहीं। उस दौर में महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती थी, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती थी, महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य था, महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती थी, घर से महिलाएं निकलें तो किसी मर्द का साथ होना जरूरी था, लड़कियां किसी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती थी, महिलाओं के संगीत सुनने पर भी तालिबान ने पाबंदी लगा दी थी, महिलाओं के लिए किसी अनजान शख्स से बातचीत की मनाही थी। जो मतलब घर से भी नहीं निकल सकते, जॉब में भी मतलब जॉब करने भी नहीं जा सकते, किसी भी मतलब मुश्किल में बाहर नहीं जा सकते, मतलब उनको इजाजत भी नहीं है घर से बाहर निकलने के। सिर्फ पाबंदियां ही नहीं लगाई थी, उसके कानून में महिलाओं के लिए क्रूर से क्रूर सजा मुकर्रर की गई थी। महिलाओं पर सबके सामने कोड़े बरसाए जाते थे, उन्हें जूतों तले रौंदा जाता था, महिलाओं को गोली तक मार दी जाती थी। महिलाओं के प्रति तालिबानी कितने बर्बर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इनके इस जंगली कानून से लगा सकते हैं। अगर कोई महिला बगैर बुर्का बाहर नजर आई तो उसे मौत की सजा तय थी। नाजायज रिश्तों की आरोपी महिलाओं को पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतारने की सजा दी जाती थी। चोरी करते पकड़े जाने पर महिलाओं के हाथ काट लेने की सजा दी जाती थी। शरिया कानून के तहत कपड़े न पहनने पर कोड़े मारने की सजा भी दी जाती थी। 1996 में काबुल में रहने वाली 225 महिलाओं पर इसी जुल्म में कोड़े बरसाए गए थे। 1997 में केयर फाउंडेशन की 5 महिला स्टाफ को तालिबानियों ने 1.5 मीटर लंबे मेटल के कोड़े से पीटा था। 1999 में गाजी स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिन दहाड़े 30,000 दर्शकों के सामने एक अफगानिस्तानी महिला को तालिबानियों ने मार डाला था। इस महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप था। जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है? حالا طالبان وطن گرفته میگه چه خطر برشه، چه کمی مشکلات بر جور میشه بر زنا. بر زنا خیلی مشکلات زیاد پیدا میشه، بیرون رفتن نمیتونه، کار صحیح نمیتونه، دیگه باید ایجاب مراعات کنه، دیگه می خیلی بر زنا خیلی مشکل است. हसीबुल्लाह क्या कह रहे हैं? ये बोलते हैं कि मुश्किल ऐसे कि अभी जो तालिबान कहने तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, पढ़ाई करना, कोई बाहर जाना, हॉस्पिटल जाना, ये अभी बहुत मुश्किल है। और जब बाहर जाते तो बुर्का लगाना पड़ेगा। 1996 से 2021 तक अफगानिस्तान में करीब 6 साल के तालिबानी शासन की यादें अभी भी रूह कपा देती हैं। तालिबान अब महिलाओं को उनका हक देने की बात कर रहा है, साथ ही शरिया कानून का हवाला भी दे रहा है। ऐसे में तालिबान की बातों पर भरोसा भला कैसे किया जा सकता है? दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ तालिबान का कब्जा तो वहीं दूसरी तरफ बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर कहां है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अशरफ गनी और उनका पूरा परिवार यूएई में मौजूद है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के ठिकाने का पता चल गया है। अबू धाबी में है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति। यूएई की ओर से इस बात की पुष्टि भी की गई है। मानवीय आधार पर अशरफ गनी को वहां पर शरण दी गई है। आपको बता दें, अशरफ गनी जैसे ही तालिबान का काबुल में कब्जा हुआ उसके बाद वो फरार हो गए। बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर राष्ट्रपति कहां चले गए अपनी जनता को यूं मरता हुआ छोड़कर। तो अब जानकारी मिली है कि अशरफ गनी यूएई पहुंच गए हैं और वहां की सरकार की ओर से इसकी पुष्टि भी की गई है। उनका परिवार भी उनके साथ में मौजूद है। अब आगे क्या करते हैं राष्ट्रपति अफगानिस्तान के देखना महत्वपूर्ण होगा। अभी तक इस्तीफा इनकी ओर से नहीं दिया गया है। यह भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इस खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। 20 साल से अफगानी लड़कियां और महिलाएं आजादी का जीवन जी रही थीं। लड़कियां हर फील्ड में अपना नाम रोशन करने के होड़ में थीं। अचानक तालिबान के आ जाने से अब उनके सपनों पर पहरा लग गया है। सवाल यह है कि क्या तालिबान अपनी फितरत से
बाज आएगा। दो साल पहले अफगानिस्तान की महिलाओं की ये सुरीली तान क्या अब यादगार बनकर रह जाएगी? जी हाँ, अगर तालिबानियों ने अपना पुराना रंग दिखाया तो महिलाओं के संगीत सुनने और गाने पर पाबंदी लग जाएगी। कदम कदम पर पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे की खबर से यहाँ की बेटियां आंसुओं में डूबी हुई हैं। काबुल में महिलाएं अपनी बेटियों के साथ घरों में कैद हैं। उन्हें डर है कि कहीं तालिबान उनकी हत्या न कर दे, कहीं उनकी बेटियों से बलात्कार न कर डाले। डर तो जबरन निकाह का भी सता रहा है। ये वीडियो काबुल की फिल्म डायरेक्टर सहरा करीमी का है। 15 अगस्त को जब तालिबान काबुल में घुस गए तब उनका ये वीडियो सामने आया था, जिसमें उनके चेहरे पर तालिबान का खौफ साफ नजर आ रहा था। खानम, खानम, دختر تو از اون طرف نره. عضویت تیم ملی پاراتکواندو زنان افغانستان دارم. अफगानी एथलीट जाकिया खुदादादीस कहाँ तो पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का सपना देख रही थी, अब उनके सपने तालिबानियों के रहमो करम पर हैं। मैं एक अफगानी महिला हूँ। अफगानी महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में आपसे अपील करना चाहती हूँ, आपसे मदद चाहती हूँ। मेरा इरादा टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने का है। कृपया मेरा हाथ पकड़ें और मेरी मदद करें। अफगानिस्तान में तालिबान राज को लेकर दिल्ली में रह रही अफगानी महिलाएं खौफ में हैं। सिलाई वाला सेंटर में काम करने वाली अफगानी महिलाओं को अफगानिस्तान की लड़कियों की भविष्य की चिंता सता रही है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ भी नहीं था और गर्ल्स के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल है वहाँ पे, और बुकरा पहना है, ये सब हिजाब करना है, वो तो बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। 20 साल पहले तालिबानियों ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर जिस तरह जुल्म ढाए थे वो अफगानियों के जहन में अब भी ताजा है। यही वजह है कि अफगानी महिलाओं के दिलों से तालिबान की दहशत निकल नहीं रही है। दिल्ली में पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान के चंगुल में फंसे लोग परेशान हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं। नागरिक उड़ानों के फिर से शुरू होते ही लोगों को निकाला जाएगा। इधर हिंदुस्तान में उनके परिजनों की सांसें अटकी हुई हैं। परिवार वालों को तरह तरह का डर सता रहा है। उनकी आंखों में आंसू हैं और सरकार से फरियाद कि उनके अपनों को सुरक्षित देश वापस लाया जाए। ये खौफ है तालिबान का। ये आंसू है उन अपनों के लिए जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। मोदी सरकार कुछ करे हमारे लिए, उनको वापस लाने के लिए। किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है। मेरे बेटे को गाड़ी पहुंचा दें। कोई दुआ मांग रहा है तो कोई भारत सरकार से अपनों को वापस लाने की गुहार कर रहा है। थोड़ा सा फेस टू फेस देखे तो मन भी भर जाता है। हमारी आंसुओं में डूबी ये गुहार बता रही है कि कैसे अफगानिस्तान में एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। हर सांस के साथ खतरे का एहसास हो रहा है। देहरादून की रहने वाली रूपा थापा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रूपा थापा के पति हरि थापा अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा आखिर कैसे उनके पति वापस आएंगे। फैमिली में बच्चों को, बच्चे छोटे मेरे, मुझे घर वाले, जैसे मम्मी उनकी लगातार परेशानी, वो भी बीमार है। वो टीवी में देख ही रही है तब से लगातार।
परेशानी हो रही है हमें बहुत ज़्यादा। हम भगवान से दुआ करते हैं, साथ में हमारे राज्य सरकार, हमारे जो यहाँ के गवर्नमेंट है वो भी फोर्स करे तो मोदी सरकार कुछ करे हमारे लिए। गाजीपुर के कन्हैया कुमार के परिवार का भी बुरा हाल है। कन्हैया 16 जुलाई को फिटर की नौकरी करने काबुल गए थे, लेकिन अचानक बदलते हालात में वो काबुल में फंस गए। परिवार का कहना है कि वो काफी डरे हुए हैं और वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं। वहीं चंदौली में इस बुजुर्ग पिता की आंखों में आंसू हैं। इनका इकलौता बेटा इस वक्त अफगानिस्तान में फंसा है। आंसू और बेचैनी बता रही है कि इनको इस वक्त अपने बेटे की किस कदर फिक्र है। पत्नी भगवान के आगे गुहार लगा रही है कि उनके पति को महफूज ले आएं। भारत सरकार से बेटे को बचाने की गुहार करते करते ही बुजुर्ग पिता का गला भर आता है। बेटे हैं? सूरज हमारे बेटे हैं। वो काबुल में कब गए थे और क्या बात हो रही है? वो जनवरी में गए थे। पहले तो ठीक ठाक थे, लेकिन अब हालात खराब से अब कहते हैं हालात खराब हो गया एकदम है। वो आने चाह रहे हैं। भारत सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि मेरे बेटे को जितना जल्दी हो बुलवा ले। अब चुनौती है इन भारतीयों को वापस लाने की, क्योंकि ये अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने एयरलिफ्ट का ऑपरेशन तेज कर दिया है, जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वतन लाने के लिए भारतीय सेना तैयार है। आज तक ब्यूरो।